आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रुड़की के डाडा जलालपुर गांव में महापंचायत का ऐलान किया गया था, मगर पुलिस और प्रशासन पहले ही गांव में मुस्तैद है। पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से महापंचायत नहीं हो पाई। गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। गांव में 2 ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी गांव में डेरा डाले हुए हैं। तो काली सेना की तरफ से महापंचायत बुलाई गई थी। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी गांव में गश्त कर रहे हैं। हनुमान जयंती के मौके पर यह पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद अब ड्रोन के माध्यम से वहां पर निगरानी रखी जा रही है। हमारे साथ एसपी देहाती, आइए उनसे बात करते हैं। सर, फिलहाल अभी गांव में क्या माहौल है, कैसे देखते हैं? इस समय स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है और यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, स्कूल भी चल रहे हैं, दुकानें सभी खुली हुई हैं, आम जनजीवन पूर्ण तरह सामान्य है। कल 144 के बाद कुछ ऐसी हम लोगों को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा टेंट लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उसको मौके पर पहुंचकर सर्कल अफसर उनकी टीम ने तुरंत वहां से सारा सामान हटा दिया गया। कुछ प्रिवेंटिव अरेस्टिंग की गई थी। उस अरेस्टिंग के बाद अब चीज़ें बिल्कुल सामान्य है। फोर्स हमारा पूरी सभी जगह पर तैनात है और आवश्यक पुलिस बल हम लोगों ने पूरा उपलब्ध किया। सर, आनंद स्वरूप है जो उनके सहयोग की गिरफ्तारी का भी, हाँ, उनको भी हम लोगों के द्वारा अभी प्रिवेंटिव अरेस्टिंग उनकी की गई है रुड़की से, और उनको भी हम लोगों ने अभी यहाँ से थोड़ा हटाया गया। सर, कितने ड्रोन इस गांव में लगाए हैं? इसमें टोटल निगरानी के लिए 2 ड्रोन तो हमारे इस गांव में है, बाकी अन्य भी हम और भी माध्यमों से निगरानी कर रहे हैं लगातार, और भी माध्यमों से। गांव या उसके बाहर करीब हमने 5 किलोमीटर की परिधि में 144 एम्प्लॉय की है, तो अन्य आसपास के 2-3 गाँव और इसमें शामिल हैं, जिसकी सारी गतिविधियों को हम लोग चेक कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ एसपी देहात, जिनका साफ कहना है कि पूरे गांव में जो है ड्रोन से निगरानी की जा रही है और या कोई भी व्यक्ति है जो इस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। विनीत त्यागी, एबीपी गंगा, रुड़की। तो डाडा जलालपुर गांव में पुलिस की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ साथ आसपास के इलाके में 5 किलोमीटर के अंदर धारा 144 लागू कर दी गई है। अब चलिए 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, पहली तस्वीर आप देखेंगे, गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। और जो दूसरी तस्वीर है वो ड्रोन कैमरे, आप इस तस्वीर में देख पाएंगे किस तरीके से ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है प्रशासन, निगरानी रखी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुड़की से खबर, जहां हिरासत में लिए गए दिनेशानंद भारती। पुलिस हिरासत में काली सेना के दिनेशानंद भारती लिए गए हैं। डाडा जलालपुर गांव जा रहे थे दिनेशानंद भारती, इस दौरान उनको हिरासत में लिया गया। पुलिस ने गांव में महापंचायत की इजाजत नहीं दी। दरअसल महापंचायत का पहले ऐलान किया गया, लेकिन पुलिस की ओर से इजाजत नहीं दी गई। चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई है और उसके बाद डाडा जलालपुर गांव जा रहे दिनेशानंद भारती को भी गिरफ्त में ले लिया गया है। डाडा जलालपुर गांव में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता विनीत त्यागी की रिपोर्ट। भगवानपुर के डाडा जलालपुर में आज महापंचायत का ऐलान किया जाता है, लेकिन उससे पहले जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है। मैं अभी डाडा जलालपुर गांव में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से डाडा जलालपुर गांव जो है पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। यहां पे जो है 5 कंपनी पीएससी तैनात की गई, साथ ही जो 200 कांस्टेबल है, 100 सब इंस्पेक्टर है और तो पूरी तरह से जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने आज डाडा जलालपुर गांव में महापंचायत ऐलान के बाद से अलर्ट है। तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद है और साफ पुलिस प्रशासन ने हिदायत भी यहाँ पे दी है कि अगर जो भी आज महापंचायत का जो ऐलान किया गया था, तो अगर उसका जो भी उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी किसी को भी जो है कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई भी धारा 144 का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई में लाई जाएगी। यानी आज डाडा जलालपुर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में जो है धारा 144 लागू कर दी गई है और पूरी तरह से जो है पुलिस फोर्स आज गांव में तैनात है। और साथ ही आपको बता दें कि ड्रोन से भी जो है पूरे क्षेत्र में निगरानी रहेगी, ताकि जो भी कोई व्यक्ति किसी प्रकार का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विनीत त्यागी, एबीपी गंगा, रुड़की। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ विनीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, इस वक्त गांव में क्या माहौल है, क्या स्थिति, क्योंकि महापंचायत होनी थी लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के बाद पंचायत नहीं हो पाई?
जी बिल्कुल, देखिए गुंजन, जिस तरह से आज डाडा जलालपुर गांव में महापंचायत होनी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के चलते आज महापंचायत नहीं हो पाई है। यानी पूरी तरह से कल देर रात से पुलिस प्रशासन चौकन्ना था। गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी और जो एक सूचना मिले कि जो दिनेश आनंद भारती हैं और जो आनंद स्वरूप है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पूरी तरह से अब गाँव में फिलहाल शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा गाँव की कि किस तरह से ये एक स्कूल है, यहाँ पे आज बच्चे भी पहुँचे थे, क्योंकि जिस तरह से सुबह से लग रहा था कि गांव में जो है धारा 144 लगाई गई है, बच्चे नहीं पहुंचेंगे, तमाम जो गांव में जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाएंगी, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पे सुविधाएं नज़र आ रही हैं। बच्चे भी स्कूल पहुंचे हैं और कुछ तस्वीरें बाहर की भी हैं जहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं यहाँ पे नज़र आ रही है। यानी हर तरफ जो बैरिकेडिंग की गई है और जो पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पे तैनात है। तो पूरी तरह से जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से गाँव में डेरा डाले हुए हैं और अब यही बात पुलिस प्रशासन द्वारा अपील भी लोगों से की जा रही है कि गांव में फिलहाल जो है सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखे। किसी भी तरह के अगर कोई भी व्यक्ति जुलूस या आयोजन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है विनू, बने रहिए आप हमारे साथ, जानकारी लेंगे आपसे आगे। तो बहरहाल गाँव में जो स्थिति है वो कंट्रोल में है, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। आसपास के इलाके में 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। देहरादून में मास्क लगाना अब जरूरी हो गया है। बगैर मास्क के अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है, बाहर घूमता है, तो 500 रुपए का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं और इस बढ़ते मामलों को देखते हुए अब अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अब देहरादून में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है, बिना मास्क के घूमता है, तो उसे 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। 24 घंटे के जो आंकड़े हैं वो 16 हैं। अभी तो ये आंकड़ा कम है, लेकिन धीरे धीरे ये अगर हालात इसी तरीके से रहे, स्थिति यही रही, तो 16 से 36 होने में वक्त नहीं लगेगा। और रवि कंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, अगर देखें तो उत्तराखंड में लगातार अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कदम भी उठा लिए गए हैं, मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो उत्तराखंड में कोविड के महज 16 मामले आए हैं और अब पूरे प्रदेश में एक्टिव केसों की बात करें तो 90 के करीब अभी एक्टिव केस पूरे उत्तराखंड में है। लेकिन जैसे कि अगर हम बात करें बॉर्डर्स की, तो यूपी और दिल्ली के कुछ इलाकों में जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़े हैं, ठीक है रवि, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी आज एक बड़ी बैठक ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये सुनते हैं। कुछ स्कूल्स में बच्चों के संक्रमित होने के मामले में भी कुछ न कुछ खबरें आ रही हैं, लेकिन संतोष का विषय है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन का कवच मिल रहा है। मार्च में हमने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। अभी कल ही 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन टीका की परमिशन मिल गई है। सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण यह हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाने की जरूरत होगी। टीचर्स और माता पिता इसे लेकर जागरूक रहें, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा। वैक्सीन सुरक्षा कवच की मजबूती के लिए देश में सभी वयस्कों के लिए प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध हैं। टीचर्स, पेरेंट्स और बाकी एलिजिबल लोग भी प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। इस तरह भी हमें उन्हें जागरूक करते रहना होगा। साथियों, तीसरी लहर के दौरान हमने हर दिन 3 लाख से ज्यादा केसेस देखे। हमारे सभी राज्यों ने इन केसेस को हैंडल भी किया और बाकी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को भी गति दी। यही बैलेंस आगे भी हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहना चाहिए।
हमारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स नेशनल और ग्लोबल सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उनके सुझावों पर हमें प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना होगा। इन्फेक्शंस को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी और अब भी यही रहनी चाहिए। आप सबने भी जिस बात का उल्लेख किया, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की हमारी स्ट्रेटेजी को भी हमें उतने ही प्रभावी तौर पर लागू करना है। आज कोरोना की जो स्थिति है उसमें ये जरूरी है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों में जो हमारे गंभीर इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं उनका 100% RT-PCR टेस्ट हो। इसमें जो भी पॉजिटिव आते हैं उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जरूर भेजें। इससे हम वेरिएंट की समय समय पर पहचान कर पाएंगे। साथियों, हमें सार्वजनिक स्थानों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करना है। साथ ही पब्लिक में पैनिक न फैले, ये भी सुनिश्चित करना है। साथियों, आज की इस चर्चा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए जो काम हो रहे हैं उनकी भी बात हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड का काम तेजी से चलता रहे, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बेड्स, वेंटिलेटर्स और PSA ऑक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाओं के मामले में हम काफी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं फंक्शनल रहे, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा और उसको मॉनिटर किया जाए, जिम्मेवारी तय की जाए ताकि कभी जरूरत पड़े तो हमें संकट ना आए। साथ ही अगर कहीं कोई गैप है तो मैं आग्रह करूंगा कि टॉप लेवल पर उसको वेरीफाई किया जाए, उसको भरने का प्रयास हो। मेडिकल कॉलेजेस, जिला अस्पताल, इन सब में हमें अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्केल अप करना है और मैन पावर को भी स्केल अप करना है। मुझे विश्वास है आपसी सहयोग और संवाद से हम तो प्रधानमंत्री मोदी को आप यहां पर सुन रहे थे। कोरोना के खिलाफ मजबूत कदम उठाए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लड़ते भी रहेंगे और रास्ते भी निकालते रहेंगे। साथियों, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जिस भावना को संविधान में व्यक्त किया गया है उस पर चलते हुए भारत ने कोरोना के खिलाफ मजबूती से ये लंबी लड़ाई लड़ी है। वैश्विक परिस्थितियों की वजह से, बाहरी कारकों की वजह से देश की आंतरिक परिस्थितियों पर जो प्रभाव होता है, केंद्र और राज्यों ने मिलकर उसका मुकाबला किया भी है और आगे भी करना ही होगा। केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों से ही आज देश में बड़े स्तर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो पाया है। लेकिन साथियों, आज इस चर्चा में मैं एक और पक्ष का जिक्र करना चाहता हूं। आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल, उनके बीच सामंजस्य पहले से अधिक आवश्यक है। आप सभी इस बात से परिचित है कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है और जिस प्रकार से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, और ऐसे माहौल में दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं।
ये संकट, वैश्विक संकट अनेक चुनौतियां लेकर के आ रहा है। ऐसे संकट के समय में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की, पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5-5.5 हजार करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। अब मैं कई विषय हैं, बारीकी में नहीं जा रहा हूं, जैसे फर्टिलाइजर। आज हम तो फर्टिलाइजर पर दुनिया के देशों पर डिपेंडेंट है। कितना बड़ा संकट आया है, लगातार अनेक गुना सब्सिडी बढ़ रही है। हम किसानों पर बोझ ट्रांसफर नहीं करना चाहते,
अब ऐसे संकट झेलने पड़ रहे हैं, तब मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अपने राज्य, अपने पड़ोसी राज्य, सभी देशवासियों के हित में उसकी सर्वोच्च प्राथमिक दें। मैं एक और उदाहरण देता हूं। अब नवंबर में जो करना था नहीं किया, इसलिए पिछले 6 महीने में क्या हुआ है, आज चेन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपए के पास है। जयपुर में 118 से भी ज्यादा है। हैदराबाद में 119 से ज्यादा है। कोलकाता में 115 से ज्यादा है। मुंबई में 120 से ज्यादा है। और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है। मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है। देहरादून, छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड, 103 रुपया। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए। ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है। आज साथियों, एक विषय और जिस पर भी मैं अपनी बात आज कहना चाहता हूं। देश में गर्मी तेजी से बढ़ रही है और समय से पहले बहुत गर्मी बढ़ रही है। और ऐसे समय में हम अलग अलग स्थानों पर आग की बढ़ती हुई घटनाएं भी देख रहे हैं। जंगलों में, महत्वपूर्ण इमारतों में, अस्पतालों में आग की कई घटनाएं बीते कुछ दिनों में हुई है। हम सबको याद है वो दिन कितने पीड़ादायक थे जब पिछले साल कई हॉस्पिटलों में आग लगी और वो बड़ी दर्दनाक स्थिति थी। बहुत मुश्किल समय था वो। अनेक लोगों को इन हादसों में अपनी जान गंवानी पड़ी। इसलिए मेरे सभी राज्यों से आग्रह है कि अभी से हम विशेषकर हॉस्पिटलों का सेफ्टी ऑडिट करवाएं, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करें और प्राथमिकता के आधार पर करें। ऐसी घटनाओं से हम बच सके, ऐसी घटनाएं कम से कम हो, हमारा रिस्पांस टाइम भी कम से कम हो, जान माल की हानि ना हो। इसके लिए भी मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप अपनी टीम को विशेष रूप से इस काम पर लगाइए और बिल्कुल मॉनिटरिंग कीजिए ताकि देश में कहीं हादसा न हो, हमारे निर्दोष नागरिकों को जान न गंवानी पड़े। साथियों, आप सभी ने समय निकाला, इसके लिए मैं एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और हमेशा मैं आपके लिए उपलब्ध रहता हूं। कोई भी जरूरी सुझाव आपके होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने यहां पर सुना, जहां वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक ले रहे थे। कोरोना को लेकर भी उन्होंने चर्चा की, इसके साथ साथ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भी चर्चा की और अपनी बात को खत्म करने से पहले उन्होंने बढ़ती गर्मी पर भी चर्चा की। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अब आग की घटनाएं बढ़ती जा रही है, समय से पहले गर्मी हो रही है। पेट्रोल डीजल को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, कुछ राज्य सरकारों ने वैट कम किया, कुछ ने नहीं भी किया। इन तमाम बातों के बारे में जानकारी दी।